अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मसले पर बातचीत चल रही है जो बेहद संवेदनशील मोड़ पर है। कहा जा रहा है कि ईरान इस मामले में स्थायी फैसले पर पहुंचने के लिए और समय चाहता है। अब इस समय के बीच ईरान क्या करेगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जहां एक ओर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है तो वहीं दूसरी ओर रूस के साथ एक बड़ी डील ईरान ने कर ली है। जी हां, मॉस्को और तेहरान ने हर साल 55 बिलियन क्यूबिक मीटर रूसी गैस की आपूर्ति पर एक समझौता किया है। ईरान और रूस के बीच इसके लिए द्विपक्षीय वार्ता हो गई है। रूसी ऊर्जा मंत्री सरगेई सिविलेव ने शुक्रवार को ईरानी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद कहा कि ऊर्जा कंपनियां वर्तमान में कीमतों पर बातचीत कर रही है, यानी समझौते पर दस्तखत हो गए हैं, लेकिन कंपनियां कीमतों के लिए एक दूसरे से संपर्क में है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सौदा $4 बिलियन का हो सकता है, जो ईरान और रूस के व्यापारिक रिश्तों को एक नई दिशा दे सकता है। हालांकि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रूस ने ईरान में एक नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए वित्तीय मदद का भी वादा किया है। ये कदम ईरान की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यानी एक ओर अमेरिका के साथ परमाणु मसले पर बातचीत हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर रूस के साथ परमाणु ऊर्जा मामले में एक बड़ी डील ईरान ने कर ली है। हालांकि ये समझौता अमेरिकी प्रतिबंधों और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी एजेंसी यानी IAEA की निगरानी के तहत होगा, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस डील को ईरान के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि समझौता ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका ईरान को दुनिया से अलग थलग कर देना चाहता है। रूस और ईरान दोनों मुल्कों पर पश्चिमी देशों के तमाम प्रतिबंध लगे हैं। रूस का ईरान के साथ सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद दोनों ममालिक एक दूसरे को कई क्षेत्रों में मदद पहुंचाते हैं। कहा जा रहा है कि ईरान के परमाणु केंद्रों में भी रूस का बड़े स्तर पर हस्तक्षेप है और उन्होंने ईरान के दक्षिण में बुशहर में एक परमाणु रिएक्टर बनाने में मदद की, जो ईरान का पहला केंद्र भी है। ईरान के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार है, लेकिन बावजूद इसके उन्हें अन्य देशों से गैस आयात करनी पड़ती है, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद ईरान में निवेश की कमी हुई और इसका खामियाजा उन्हें इस तरह से भुगतना पड़ा। इसके अलावा ईरान की अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा असर पड़ा, लेकिन ईरान ने आपदा में अवसर खोजा और कई क्षेत्रों में स्वनिर्मित तकनीकी बना डाली। यही वजह है कि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए दूसरे मुल्कों पर निर्भर नहीं होना पड़ा। रूस की मदद के बावजूद ईरान ने खुद ही परमाणु तकनीकी विकसित की और इस हद तक बढ़ा दी कि हाल ही में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने यह माना कि ईरान के पास 7 परमाणु बम बनाने की ताकत है, जिसे वो जल्द ही बना भी लेगा। अब रूस ईरान ऊर्जा समझौते के बाद अमेरिका के साथ चल रही ये बातचीत किस ओर रुख करती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हुतियों ने पहली बार इसराइल को एक ऐसी चुनौती दी है जिसके लिए अब इसराइल में बैठकों का दौर जारी है। अमेरिकी अटैक के बाद सना में लाशों का ढेर लगा है। सड़कों पर लोग सतर्क हैं और डर है कि कहीं फिर से अमेरिकी जेट बमबारी ना कर दें। लेकिन दूसरी तरफ लोग सड़कों पर उतरकर हुतियों को समर्थन भी दे रहे हैं कि वे इसराइल और अमेरिका को सबक सिखाएं। बुधवार को हुती ग्रुप ने इसराइल पर हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों से तगड़ा हमला बोला, जिसे दावे के मुताबिक आयरन डोम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। हालांकि इस्राएली डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया कि आयरन डोम ने हुती मिसाइलों को हवा में ही ढेर कर दिया था। इन खबरों को साइड में रखकर अगर केवल इस बात पर फोकस करें कि हुतियों की मिसाइल की डिस्टेंस कहां तक थी, यानी ये रेंज कितनी थी, तो आंकड़े ही इसराइल की टेंशन का कारण बन चुके हैं। दरअसल अभी तक हुती ग्रुप की ओर से मिसाइलों को तेल अवीव तक ही दागी जाती थी, लेकिन अब यह दूरी एकदम से बढ़कर हाइफा तक जा पहुंची है। गूगल मैप पर संभावित दूरी अगर देखी जाए तो यह करीब 2600 किलोमीटर के आसपास पहुंचती है। यानी दावे के मुताबिक इसके लिए लंबी रेंज की मिसाइलों की जरूरत होगी। ऐसे में बाद में हुती प्रवक्ता ने भी दावा किया कि उन्होंने हाइफा को निशाना बनाने के लिए एक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था।
हालांकि हूती ग्रुप पहले भी इस तरीके के दावे कर चुका है, लेकिन हाइफा के लिए उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा था। इस्राएली सेना के मुताबिक यह उत्तरी इस्राएल तक पहुंचने वाली पहली पुष्टि की गई मिसाइल थी। यही कारण है कि इस्राएल अब इस बात से परेशान है कि आखिर हजारों किलोमीटर तक मार करने वाली ऐसी मिसाइलें हूतियों के पास कैसे आ गई। हूतियों का दावा है कि उनके पास इससे भी खतरनाक मिसाइलों का जखीरा है, जो ज्यादा घातक होने के साथ ही लंबी रेंज में तबाही मचा सकता है। हूती ग्रुप की ओर से बुधवार को खुद यमन से संचालित इस ग्रुप के ब्रिगेडियर जनरल यहा सारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सिर्फ इस्राएल का सबसे बड़ा बंदरगाह हाइफा ही नहीं, बल्कि एक और इस्राएली शहर जाफा में भी यमनी ड्रोन याफा ने तबाही मचाई है। लेकिन हूतियों के दावे से इस्राएल की तकनीकी पर अब सवाल खड़े हो चुके हैं। जी हां, हूतियों का भी यह दावा है कि इस्राएल के आयरन डोम को चकमा देकर ये मिसाइलें इस्राएली लक्ष्यों को निशाना बनाने में कामयाब हो गई। यह दावा ठीक उसी प्रकार से है जिस तरीके से ईरान ने दावा किया था। यमन में जबरदस्त अमेरिकी हमलों के बावजूद हूती ग्रुप ने इस्राएल के 2 शहरों पर निशाना साधा है। हालांकि इस्राएल दावा कर रहा है कि उसने यमनी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया था। इस्राएली फौज आईडीएफ के मुताबिक हमले के बाद हाइफा, क्रायोट और गलील सागर के पश्चिमी इलाकों में सायरन बजाए गए और लोगों ने धमाकों की आवाजें सुनी। हाइफा शहर के लोकेशन और इतिहास समझिए। गौरतलब है कि इस्राएल के जिस हाइफा शहर को अपनी मिसाइलों से हूती ग्रुप निशाना बनाने का दावा कर रहे हैं, वो यरूशलेम और तेल अवीव के बाद इस्राएल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जो यमन से सबसे ज्यादा दूर पड़ता है। वहां करीब 3 लाख लोग रहते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा बहाई समुदाय के लोग रहते हैं। सन 1948 की फिलिस्तीन जंग में जब हाइफा में जंग हुई तो यहाँ की अरब आबादी शहर छोड़कर भाग गई। इसके बाद यह शहर इस्राएल का हिस्सा बन गया। हाइफा एक बंदरगाह शहर है। हूती अटैक को लेकर टाइम्स ऑफ इस्राएल ने बताया कि हाइफा और उसके आसपास के इलाकों के साथ साथ पश्चिमी गैलीली क्षेत्र में सुबह 4 बजे सायरन बजने लगे। हाइफा और शेरोन क्षेत्र में इंटरसेप्शन से होने वाले विस्फोटों की आवाजें सुनी गई थी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो हजारों किलोमीटर दूर हूतियों की मिसाइल रेंज अब अमेरिका और इस्राएल के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। इस रिपोर्ट में इतना ही। ये वीडियो यमन की राजधानी सना के हैं, जहां अमेरिकी एयर स्ट्राइक में भारी नुकसान हुआ है। इन हमलों के बाद यमन के अंसारुल्लाह या हौसी फाइटर्स ने भी रिएक्ट किया है, लेकिन इस बार अमेरिका पर नहीं, बल्कि उनके पक्के दोस्त इस्राएल पर। जी हां, यमन की अंसारुल्लाह मिलिट्री ने इस्राएल की पोर्ट सिटी हाइफा पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से अटैक कर दिया। इस बात की जानकारी खुद यमन की अंसारुल्लाह मिलिट्री के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल यहया सारी ने दी है। यमन के हौसियों का दावा है कि सिर्फ इस्राएल का सबसे बड़ा बंदरगाह हाइफा ही नहीं, बल्कि एक और अहमियत के हामिल इस्राएली शहर जाफा में भी यमनी ड्रोन याफा ने तबाही मचाई है। इस तरह उन्होंने जबरदस्त अमेरिकी हमलों के बावजूद इस्राएल के 2 शहरों पर निशाना साधा है। हालांकि इस्राएल दावा कर रहा है कि उसने यमनी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके मार गिराया है। इस्राएली फौज आईडीएफ के मुताबिक हमले के बाद हाइफा, क्रायोट और गलील सागर के पश्चिमी इलाकों में सायरन बजाए गए और लोगों ने धमाकों की आवाजें सुनी। गौरतलब है कि इस्राएल के जिस हाइफा शहर को अपनी मिसाइलों से निशाना बनाने का यमन के अंसारुल्लाह दावा कर रहे हैं, वो यरूशलेम और तेल अवीव के बाद इस्राएल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ करीब 3 लाख लोग रहते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा बहाई समुदाय के लोग रहते हैं। 1948 की फिलिस्तीन जंग में जब हाइफा में भी जंग हुई तो यहाँ की अरब आबादी शहर छोड़कर भाग गई थी। इसके बाद ये शहर इस्राएल का हिस्सा बन गया। हाइफा एक बंदरगाह शहर है। हाइफा इस्राएल का एक अहम पोर्ट भी है। ऐसे में यमन से करीब 2000 किलोमीटर दूर इस इलाके में हौसियों की बैलिस्टिक मिसाइलों का पहुंचना बता रहा है कि हौसियों के पास इस्राएल को निशाना बनाने की सलाहियत मौजूद है। आपको बता दें कि पिछले 1 माह से अमेरिका के जबरदस्त हमले झेल रहे यमन के हूती फाइटर्स झुकने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि वो इस्राएल के शहरों और लाल सागर में अमेरिकी, ब्रिटिश और इस्राएली जहाज़ों को तब तक निशाना बनाते रहेंगे जब तक इस्राएल गजा पर हमले बंद नहीं कर देता।
रमज़ान से पहले जब हमास और इसराइल के दरमियान सीज़फायर हुआ था तो यमन के अंसारुल्लाह ने भी इसराइल पर हमले बंद कर दिए थे। लेकिन जैसा कि आरोप लगता है, इसराइल ने जैसे ही गजा पर बीच रमज़ान में ही हमले शुरू कर दिए, उससे बौखलाए हौसी जंगजुओं ने बाकायदा ऐलान करके लाल सागर पर इसराइली जहाज़ों पर कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके बाद इसराइल की मदद के लिए अमेरिका को मैदान में आना पड़ा और अब भी पिछले 1 माह से यमन पर अमेरिकी हमले जारी हैं। इस दौरान अमेरिका ने लाल सागर पर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, B-2 बॉम्बर और F-35 जैसे जंगी तैयारे लगा दिए हैं। इतना ही नहीं, जदीद तरीन मिसाइलें और इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने के बावजूद अमेरिका के आगे नहीं झुक रहे हैं यमन के अंसारुल्लाह।